पीसीओएस या पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। ये एक लाइफस्टाइल इशू है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और जिसमें ये होता है कि ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। तो नॉर्मली जो एक ओवा रिलीज़ होना चाहिए, एक एग रिलीज़ होना चाहिए ओव्यूलेशन के टाइम पे महीने में एक बार, ऐसे में इन लोगों में ऐसा होता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे एग्स होते हैं और फिर कोई भी एग रिलीज़ नहीं होता और उसकी वजह से पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। तो ये एक बहुत ही कॉमन इशू बनता जा रहा है और मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीसीओएस या पीसीओडी में ना सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, बल्कि साथ में ये भी हो सकता है कि फेशियल हेयर हो या हेयर फॉल हो या बहुत सारे पिंपल्स आ जाएं या वज़न आसानी से बढ़ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्योंकि पीसीओएस में एसोसिएटेड हैं और इसकी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे ऐसे फीमेल्स आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके एक्ने ठीक नहीं हो रहे होते या उनके चेहरे पे बाल होते हैं या ऐसी जगह पे बाल होते हैं जिसमें यूजुअली मेल्स को हेयर होते हैं, जैसे कि फेस के अलावा चेस्ट या बैक, इन सब एरिया में अगर बाल हों, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो तो पीसीओएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेयर फॉल अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये भी एक पीसीओएस का सिम्टम हो सकता है। वज़न आसानी से कम नहीं हो रहा तो वो भी पीसीओएस हो सकता है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, अगर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा है, किसी फीमेल को एक सर्टन एज के बाद भी पिंपल निकल रहे हैं, यानी कि जो टीनेज में एक्ने शुरू हुए वो 23-24 तक ख़त्म नहीं हुए, 25 की एज के बाद भी पिंपल निकलते जा रहे हैं, या मोटी गांठों वाले पिंपल निकल रहे हैं, नोडुलोसिस्टिक एक्ने निकल रहे हैं, या एक्ने जो ज़्यादा आपको जॉ लाइन पे निकल रहे हैं, या एक्ने जो बहुत पेनफुल हैं, जब ख़त्म होते हैं तब बहुत ज़्यादा स्कारिंग हो जाती है, ऐसे एक्ने अगर हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पीसीओएस हो सकता है। जब तक ऐसे में आप पीसीओएस का इलाज नहीं करेंगे तब तक आपके एक्ने ख़त्म नहीं होंगे। नॉर्मल पिंपल के जेल्स लगाने से ये एक्ने ख़त्म नहीं होते। अपने पास की कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपके एक्ने को डायग्नोज करके अंडरलाइंग इशू को भी साथ में ट्रीट करें, ताकि ये एक्ने हमेशा के लिए काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो सके। अब इसी में कुछ मेडिसिन हम देते हैं। लाइफस्टाइल इशूज़ करेक्ट करने बहुत ज़रूरी हैं और साथ ही कुछ ट्रीटमेंट्स जो हमारी क्लिनिक में किए जाते हैं, जैसे कि क्रिस्टल ग्लेज या बेरी ब्लास्ट, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं एक्ने के लिए। इसमें हम एक्ने चेक पील भी करते हैं जिसमें हम वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को निकालते हैं। आपके रेड नोडुलोसिस्टिक एक्ने पंचर किए जाएंगे, उनको ट्रीट किया जाएगा और लाइट बेस्ड थेरेपी करते हैं जिससे एक्ने के रेड मार्क्स बहुत जल्दी ख़त्म होंगे और जितनी जल्दी आपकी पिंपल की रेडनेस ख़त्म होगी उतने कम चांसेस होंगे स्कारिंग के, तो पिंपल के गड्ढे नहीं बनेंगे और स्किन जल्दी क्लियर होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि पिंपल हो, एक्ने हो पीसीओएस की वजह से या हेयर फॉल हो रहा है पीसीओएस की वजह से, ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच रहेगी। ये कोई एक चीज़ नहीं है कि जो हम बोलें कि हम बस ये टैबलेट खा लें या ये क्रीम लगा लें इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें डाइट और लाइफस्टाइल का भी ख्याल रखना है और हमें हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल के अलावा कुछ पीसीओएस योगा करनी है या फिर हमें एक्सरसाइज करनी है और उसके साथ एक अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से सही दवाइयाँ फॉलो करनी है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, सही क्रीम्स लगानी है ताकि हमारा पीसीओएस भी साथ साथ कंट्रोल हो और उसकी वजह से नए नए एक्ने निकलने बंद हों। तो ये तो बात हुई एक्ने की। अब हम बात करते हैं कि अगर हेयर फॉल एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो कैसे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ये हार्मोनल हेयर फॉल तो नहीं है, कहीं ये पीसीओएस से रिलेटेड हेयर फॉल तो नहीं है। तो देखिए, कुछ हेयर फॉल नॉर्मल होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, कई बार आयरन कम है, विटामिन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, थायराइड है तो हेयर फॉल हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल होता है या फिर क्रैश डाइटिंग करी तो उससे हेयर फॉल हो गया। लेकिन कैसे पता लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीसीओएस हेयर फॉल है जो हो रहा है? तो फीमेल्स में काफ़ी बार जब इस पैटर्न में बाल झड़ते हैं कि जो आपको लगता है कि आगे से घनापन कम हो रहा है, बाउंस कम हो रहा है, बाल फ्लैट हो रहे हैं, लिम्प हो रहे हैं आगे से, या आपको लगता है कि आपकी पार्टिंग वाइड होती जा रही है, लग रहा है कि धीरे धीरे पार्टिंग वाइड हो रही है, साथ साथ में पोनीटेल पतली होती जा रही है, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि हार्मोनल हेयर फॉल है। अगर आपको लगता है कि बाल उतने झड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन बाल उतने बचे ही नहीं हैं जितने 5-7 साल पहले थे, तो काफ़ी बार ये हार्मोनल पीसीओएस रिलेटेड हेयर फॉल हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही पीसीओएस ठीक हो जाता है और पीसीओएस के ठीक होने से काफ़ी बार बाल भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं।
तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के अलावा हेयर सीरम्स हैं जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देंगे, और काफ़ी सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए बाल ऐसे हो चुके हैं कि अब उन्हें हमें बाहर से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि उन्हें बूस्ट देने की ज़रूरत है। आपके हेयर फॉलिकल्स अब उतनी अच्छे तरीके से बाल की लेंथ नहीं बढ़ रही है, बाल बारीक हो चुका है, हेयर फाइबर बहुत थिन हो चुका है, बाल ब्रिटल हो चुके हैं, फ्रिजी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पीसीओएस। जो कमज़ोर बाल हैं उनको मजबूती देनी है, हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करना है। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ विटामिन खाने से नहीं हो सकती, तो काफ़ी सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो हमारी क्लिनिक में अवेलेबल हैं। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मीज़ोथेरेपी या बायोमीज़ोथेरेपी कर सकते हैं जब बाल झड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम GFC या QR678 जैसे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, ये नॉर्मल PRP से अलग हैं। GFC में ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। QR678 एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो ये बहुत अलग है बाकी सारे ट्रीटमेंट से। QR678 में आपका ब्लड भी नहीं लिया जाएगा और इसके इंजेक्शंस इतने सुपरफिशियल होते हैं कि ये ऑलमोस्ट पेनलेस ट्रीटमेंट है। तो QR678 बहुत अच्छा रहता है हार्मोनल हेयर थिनिंग के लिए। ये मैं एक ट्रीटमेंट है जो आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी अगर आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, यानी आपको PCOS की वजह से हार्मोनल हेयर थिनिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ की। तो अगर ऐसी जगहों पे बाल हैं जैसे फेस पे, बैक पे, बॉडी पे, ऐसी जगहों पे बाल हैं जहाँ यूजुअली मेल्स को हेयर होते हैं, तो अगर फीमेल्स को ऐसे सब एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही है, हार्ड ब्लैक कोर्स हेयर हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी चांसेस हैं कि ये PCOS हेयर है, तो इसमें काफ़ी ज़रूरी है कि PCOS को साथ में ट्रीट किया जाए। हर किसी को टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से भी आप अपना PCOS कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ साथ में आप हेयर रिमूवल लेज़र करवाइए। तो हेयर रिमूवल लेज़र के अलावा कोई और तरीका नहीं है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ को कम करने का। तो हेयर रिमूवल लेज़र में ये बहुत ज़रूरी है कि सही टेक्नोलॉजी यूज़ हो। बहुत सारे तरह के लेज़र्स आजकल अवेलेबल हैं जो PCOS हेयर पे बहुत अच्छा काम नहीं करते। बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी सलों से ये हेयर रिमूवल लेज़र ना करवाएं, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में लेज़र किए जाएं, टेक्नोलॉजी एकदम सही हो। लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने अनचाहे बालों को कम करने का, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही टेक्नोलॉजी, सही क्लिनिक चूज़ की जाए। इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं हार्मोनल हेयर थिनिंग को कम करने के लिए। तो ट्रिपल वेवलेंथ एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अनवांटेड हेयर में बहुत अच्छा काम करती है। तो ट्रिपल वेवलेंथ से हार्मोनल हेयर बहुत अच्छा टारगेट होते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अनवांटेड फेशियल हेयर या अनवांटेड बॉडी हेयर है जो आप रिमूव करवाना चाहते हैं। अगर काफ़ी बार क्या होता है कि वेट ज़्यादा नहीं है फिर भी PCOS है, इसे हम लीन PCOS कहते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि विसरल फैट ज़्यादा हो सकता है, ओवरीज के आसपास, यूट्रस के आसपास फैट ज़्यादा होने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से इनका वजन ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन इनको फिर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इनको PCOD है। ऐसे में आप बॉडी क्यू ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है जो आपके बेली फैट पे काम करेगा और ये मसल टोनिंग करेगा। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइज करने से फ़ायदा नहीं होगा, तो कार्डियो के साथ साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, PCOS योगा कर सकते हैं और बॉडी क्यू की मदद ले सकते हैं। उससे आपका PCOS काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा। PCOS में सबको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डाइट लाइफस्टाइल से भी PCOS को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में तो यही है कि आपको एक्सरसाइज, डांस, एरोबिक्स, योगा कुछ भी ऐसा करें जिससे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो, कार्डियो भी हो, इंसुलिन लेवल्स भी कंट्रोल में रहें और ये प्रॉब्लम हम डाइट और लाइफस्टाइल से सॉल्व कर सकें। इसके अलावा डाइट में ये ध्यान रखें कि जितना भी हो सके आपको शुगर इनटेक कम करना है, जंक फूड कम कंज्यूम करना है, बर्गर्स, पिज्ज़ास, पास्ता, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड कंज्यूम करने से PCOS बढ़ सकता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स से भी बहुत ज़्यादा एक्ने और ये सारी प्रॉब्लम्स आपके ऑयलीनेस चेहरे की बढ़ सकती है। तो अगर आपको PCOS एक्ने है तो डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक भी कम करना है। जितना हो सके प्लांट प्रोटीन की तरफ, प्लांट मिल्क की तरफ शिफ्ट करें, यानी सोया मिल्क, आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, ये आप ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा रहेगा। टोफू कंज्यूम करें पनीर की जगह, ये अच्छा रहेगा। चिकन, फिश और एग अच्छा है हमारी डाइट के लिए, तो यानी वाइट मीट अच्छा है रेड मीट की जगह। तो चिकन, फिश अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कंज्यूम कर सकते हैं। तो साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में ऐड करें, तो अगर ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी ये सब आप खाएं तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी की कंट्रोल होती है। पानी खूब पिएं, फल सलाद ज़्यादा खाएं, अलग अलग रंगों की फल और सब्जियाँ खाएं। तो ये सब करने से भी आप अपना PCOS कंट्रोल कर सकते हैं।
तो अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी बार लोग बोलते हैं हमारी क्लिनिक में आके कि हमारे तो पीरियड्स रेगुलर हैं तो हमें तो PCOS नहीं हो सकता। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या है इंटरनेशनल क्राइटेरिया PCOS के लिए। इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से कोई भी 2 चीज़ें अगर हैं किसी को तो इसका मतलब उन्हें PCOS है। तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन पे, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे काम करना है और काफ़ी हद तक वो अपना PCOS कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है वो 3 क्राइटेरिया? सबसे पहला तो ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड में PCOS आया है, वो पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर आपके ब्लड टेस्ट में कुछ हार्मोनल डिरेंजमेंट्स हैं, जिसमें बहुत सारे तरह के हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं, वो अगर उसमें कुछ हार्मोनल डिरेंजमेंट है, या फिर यही सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर हार्मोनल डिरेंजमेंट हो या फिर आपको ऐसे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिसमें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को या आपके गायनेकोलॉजिस्ट को देख के लग रहा है कि आपको PCOS हो सकता है। और थर्ड क्राइटेरिया है इर्रेगुलर पीरियड्स होना, स्कैंटी पीरियड्स होना, डिलेड पीरियड्स होना, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होना। तो इन 3 में से अगर कोई भी 2 चीज़ें हैं तो हम कहेंगे कि ये PCOS है और फिर हम PCOS की दिशा में उसे ट्रीट करेंगे। तो PCOS आपको ये समझना है कि एक लाइफस्टाइल इशू है, ये कोई बीमारी नहीं है। हमने लाइफस्टाइल करेक्ट करके PCOS को कंट्रोल करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें YouTube और Instagram पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा YouTube और Instagram हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।